हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में। तो फिर से जुड़ जाइए दोस्तों, आप जो है फटाफट से जुड़ जाइए। आप आज जो है आपके लिए काफ़ी अच्छे प्रश्न हमने यहाँ पर रखे हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और विश्व का भूगोल, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ इस टेस्ट सीरीज को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यूकेपीएससी की दृष्टि से, जो आपका आगामी एग्जाम है उसके दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर पहला आता है दोस्तों कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, तो किसके बीच लड़ा गया था, आपको जो है कमेंट करना है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? हेमू तथा अकबर के बीच में, या हुमायूं तथा शेरशाह के बीच में, या मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में, या नादिर शाह तथा मुगलों के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया दोस्तों? 14 जनवरी 1761 को। कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को यह लड़ा गया था, जिसमें जो है दोस्तों मराठा साम्राज्य की क्या होती दोस्तों? इसमें हार होती है। तो इस बात को दोस्तों आपको अच्छे से नोट कर देना है। तो बात आती है दोस्तों, अब बात करते हैं जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को होता है। किसके बीच में? बाबर एवं इब्राहिम लोदी। किसके बीच में होता है दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध होता है। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि जो बाबर जो है दोस्तों इसमें विजय होता है और इब्राहिम लोदी की इसमें हार होती है। अगर पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो यह जो होता है दोस्तों 5 नवंबर को होता है। कब होता है? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1556 में। किन के बीच में होता है? यह जो दोस्तों अकबर का जो सेनापति था बैरम खान और दूसरा दोस्तों प्लस हेमू के बीच में यह युद्ध होता है, जिसे शेरशाह सूरी का जो सेनापति था। अकबर और शेरशाह के बीच में दोस्तों यह युद्ध होता है, अकबर प्लस शेरशाह, जिसमें अकबर का जो सेनापति रहता है दोस्तों बैरम खान रहता है और शेरशाह का जो सेनापति रहता है दोस्तों हेमू रहता है। तो इसमें किसकी विजय होती है दोस्तों? अकबर की जो है इसमें विजय होती है। तो इस बात को आपको नोट करते हुए चलना है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो किसे नामित किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध की, अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की बात करें दोस्तों, इन्होंने जो अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऋषि पत्नम या मृगदाव में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश दिया था। और इनने जो है दोस्तों जब इन्हें पहला उपदेश दिया था, उनमें जो दोस्तों 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था। कितने ब्राह्मण? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, जिनमें से कौन कौन से दोस्तों? जिसे जो क्या नाम दिया गया? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तथा सारनाथ में ही दोस्तों बुद्ध ने जो है 5 सन्यासियों के संघ की स्थापना की। इनके नजदीकी जो शिष्यों के नाम थे दोस्तों कौन कौन थे? आनंद, दूसरा था दोस्तों उपाली, इनके जो शिष्य थे। तीसरा था दोस्तों कौन था? सारीपुत्र इनका शिष्य था दोस्तों। कितने? 5 शिष्य थे। और चौथा था दोस्तों मोग्ध गल्यायन। मोदगल्यायन जो है दोस्तों इनका चौथा शिष्य था, मोदगल्यायन। और 5वें जो शिष्य का नाम था दोस्तों देवदत्त। ये क्या थे दोस्तों? इसके शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 5 दोस्तों इनके शिष्य थे। और इनमें से जो सबसे प्रिय शिष्य कौन था दोस्तों? आपका आनंद था, जिसे जो है दोस्तों बौद्ध ने जो है बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रशासन पर केंद्रित हो गया? तो किस प्रशासन पर केंद्रित हो गया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किसका? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। तो बात करते हैं दोस्तों 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है हरिपुरा, 1938 में जो है कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ हुआ? हरिपुरा में हुआ। जिसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? जिसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा
की गई। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। तथा 1939 में दोस्तों जो है गांधी जी के विरोध के बाद जो है पुनः उन्हें जो है त्रिपुरी कांग्रेसी अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया। 1939 को जो है गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बने, फिर भी दोस्तों जो है इन्हें जो है अध्यक्ष चुना गया। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। तो अब अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 आता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है या बी है या सी है या डी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें दोस्तों तो किसने की? राजा राम मोहन राय ने कब की? 20 अगस्त 1828 को। 20 अगस्त 1828 को जो है दोस्तों इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना होती है, कलकत्ता। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। और उद्देश्य की बात करें दोस्तों, जब ब्रह्म समाज की स्थापना की तो किस उद्देश्य से? इसका जो उद्देश्य था दोस्तों कि जो तत्कालिक जो हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे सती प्रथा हो गया, बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को जो दोस्तों समाप्त करना था। यह जो दोस्तों इनका प्रमुख उद्देश्य था। और यह जो है हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। तो हिंदू धर्म का भी दोस्तों प्रथम सुधार आंदोलन था। इस बात को भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो अगला जो प्रश्न था दोस्तों कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख बनाया था तो किसने बनाया था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। और इसमें जो दोस्तों जो है प्रस्तुत किसने किया? इसे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो दोस्तों इसे प्रस्तुत किया गया। नेहरू बनाया किसने? महात्मा गांधी ने। और प्रस्तुत किसने किया दोस्तों? नेहरू जी ने जो है इसे प्रस्तुत किया। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 आता है कि निम्न में से किस स्थान पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वृषभ जो बैल की मुद्रा जो दोस्तों प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है, चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, लोथल से प्राप्त हुई है। तो आपको जल्दी से बताना है कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, यह कहाँ है आपका? पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान के लरकाना जिले में दोस्तों यह आपका स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। कौन सी नदी? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। खोज की बात करें दोस्तों, मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी 1922 ईस्वी में किसने की? राखलदास बनर्जी द्वारा जो दोस्तों इसकी खोज की गई, यानी कि उत्खनित किया गया 1922 में राखलदास बनर्जी। और वही बात करें दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उन सभी के बारे में आप देख लेते हैं। जो मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले दोस्तों? सबसे पहले तो यहाँ पर जो है सिंधु नगर, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा सिंधु नगर है दोस्तों। हड़प्पा का सबसे बड़ा सिंधु नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। यहाँ से दोस्तों विशाल स्नानागार हो गया और विशाल अन्नागार हो गया, विशाल कॉलेज भवन, सभागार, बुने हुए कपड़े का साक्ष्य। बुने हुए कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों? बुने हुए कपड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से जो है मंदिर जैसे भवन भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, मंदिर जैसे भवन। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो मानव का कंकाल भी दोस्तों आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और पशुपति महादेव की जो मूर्ति है दोस्तों कहाँ से मिलती है? यहाँ से पशुपति महादेव की जो मूर्ति है दोस्तों, पशुपति महादेव, वो यहाँ से मिलती है। और कांसे की नर्तकी, और क्या मिलता है दोस्तों यहाँ से? जो आपका कांसे की नर्तकी मिलती है, कांसे की नर्तकी। यह सभी चीजें दोस्तों कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। 1922 में जो है राखलदास बनर्जी द्वारा जो है इसे उत्खनित किया गया था। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 आता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था, अजमेर में हुआ था, उदयपुर में हुआ था या इंदौर में हुआ था। यह थोड़ा काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न है दोस्तों, तो फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हुआ था? दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी लाइब्रेरी में हुआ था। दिल्ली चांदनी चौक प्लस मारवाड़ी
लाइब्रेरी में यह अधिवेशन हुआ था। और इसका दूसरा अधिवेशन जो है दोस्तों अमृतसर 1919 में आयोजित किया गया। ये तो पहला अधिवेशन था दिल्ली में हुआ, जो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों अमृतसर 1919 में, यानी कि 1999 में जो है इसका हुआ था। 1919 में जो है इसका हुआ था, 1919 में इसका अधिवेशन हुआ था। तो अगला जो आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 आता है कि भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। तो ये है दोस्तों, अब जो है आपका यहाँ से जो है शुरू होता है ज्योग्राफी आपकी दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होती है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, डम्फा है, बुक्सा है, मेलघाट है या बद्रा है। तो डम्फा जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, टाइगर पार्क है, कहाँ पर स्थित है टाइगर रिजर्व पार्क, यह जो है दोस्तों कहाँ है। इसका राइट आंसर क्या है, यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर। मिजोरम में क्या है, डम्फा टाइगर रिजर्व है। वहीं बात करें दोस्तों जो मेलघाट है, मेलघाट कहाँ है दोस्तों, सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी। और वहीं अगर हम बात करें तो बुक्सा कहाँ पर है दोस्तों, बुक्सा आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और इसी के अलावा भद्रा की बात करें दोस्तों तो भद्रा कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। इन सभी को दोस्तों आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो यह था दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 8। अब प्रश्न नंबर 9 आता है, यह है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं आपको कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 9 का क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ब्राजील में पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं, फ्रांस में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सदाबहार वर्षा वन की बात करें दोस्तों, इसे जो है भूमध्य सागरीय वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय वन भी दोस्तों इसे कहते हैं। इसकी बात करें दोस्तों, ये वन जो है अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में कहाँ पाए जाते हैं, जायरे नदी के पास पाए जाते हैं, जायरे नदी बेसिन में पाए जाते हैं। और दक्षिण अमेरिका की बात करें दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर जो है दोस्तों अमेजन नदी की घाटी में पाए जाते हैं। किस घाटी में, अमेजन नदी की घाटी में यह पाए जाते हैं। तथा मलेशिया तथा इंडोनेशिया के द्वीपों में भी पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, मलेशिया प्लस इंडोनेशिया, इन जगहों में दोस्तों यह पाए जाते हैं। और अमेजन नदी की घाटी में जो दोस्तों इन वनों को क्या कहा जाता है, सेलवास से कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सेलवास नाम से जाना जाता है। तो ये जो सभी पॉइंट है दोस्तों, इन पॉइंट को जो है आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10 आता है कि नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। तो कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करना है आपको। नागार्जुन सागर बांध कहाँ बना है। प्रश्न नंबर 10 है, गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है दोस्तों नागार्जुन सागर बांध, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। बाकी जो 3 नदियाँ हैं दोस्तों, इन तीनों नदियों में भी आपको देखना है कि इनमें कौन कौन से बांध स्थित है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13 आता है कि जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है दोस्तों, 12, 13, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है, असम में है या बिहार में है। तो जो जंगल महल कहलाने वाला जो क्षेत्र स्थित है दोस्तों, कहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो अगला आता है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो एटलस पर्वत कहाँ है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या यूरोप महाद्वीप में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों आपको जो है एटलस पर्वत देखने को मिलेगा। और यह पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। उत्तर पश्चिम भाग में दोस्तों यह अवस्थित है। और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों, जेबेल टाउबकला। आपने सुना होगा जेबेल टाउबकला, जेबेल टाउबकला जो दोस्तों इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और एटलस पर्वत की लंबाई की बात करें दोस्तों तो 1930 मीटर के आसपास दोस्तों इसकी जो है 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इन सभी पॉइंट को आपको मद्देनजर रखते हुए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13 कि किस महाद्वीप में यह हो गया। तो दोस्तों अगला प्रश्न आता है अब
प्रश्न नंबर 14 आता है कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है, तो कौन सा है? प्रश्न नंबर 14, तो कौन सा ग्रह है दोस्तों? मंगल है, बुध है, बृहस्पति है या शुक्र है? तो जल्दी से आपको कमेंट करना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या है? शुक्र। पृथ्वी के जो है सबसे निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। इसकी अगर बात करें दोस्तों, शुक्र ग्रह का आकार जो है, इसका आकार कैसा है? लगभग जो है पृथ्वी के समान है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है दोस्तों? 14.15 करोड़। सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो 14.15 करोड़ किमी है। और शुक्र की दूरी कितनी है दोस्तों? 10.80 करोड़। 10.80 करोड़ है। और शुक्र की बात करें दोस्तों, इसका जो है कोई भी ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि प्रदीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? केरल में है, पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक में है या ओडिशा में? तो कहाँ है दोस्तों प्रदीप बंदरगाह? आपको जल्दी से करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर है? ओडिशा में आपको प्रदीप बंदरगाह देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न आता है, तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में निहित है? तो क्या है दोस्तों? आपको जल्दी से कमेंट करना है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, या अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, या पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। यह जो दोस्तों आपको जो है नीति निदेशक तत्वों में देखने को मिलेगा। तो किस अनुच्छेद में दिया है दोस्तों? अनुच्छेद 39 में दोस्तों आपको यह देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में दोस्तों आपको समान कार्य, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देखने को मिलेगा। तो नीति निदेशक तत्वों की बात करें दोस्तों, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है दोस्तों इसका उल्लेख है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, हमारा अगला जो प्रश्न है तो ये है दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो किसके बीच होता है? जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो क्या है दोस्तों? वित्त आयोग है, अंतरराज्यीय काउंसिलिंग है, योजना आयोग है या सरकारीय आयोग? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका उल्लेख दोस्तों आपको किसमें देखने को मिलेगा? तो वित्त आयोग की बात करें दोस्तों, आपको जो है संविधान के 280 आर्टिकल 280 में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है दोस्तों कितना होता है? अध्यक्ष सहित जो है 4 सदस्य दोस्तों आपको जो है इसमें कुल देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक जो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और अध्यक्ष सहित सदस्य कितने होंगे दोस्तों? इसमें 4 सदस्य होंगे प्लस एक इसमें अध्यक्ष होगा। तो बात करते हैं दोस्तों पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसका राइट आंसर क्या है? के.सी. नियोगी। कौन थे दोस्तों? के.सी. नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो वर्तमान में दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो 2021-22 से 2025-26 तक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? श्री एन.के. सिंह। कौन है दोस्तों? श्री एन.के. सिंह। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर आता है प्रश्न नंबर 19-20 के आसपास हो गया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है तो किस में है? केवल भारत में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूएसए में है या केवल यूके में है? तो जल्दी से आपको कमेंट करना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें दोस्तों, इसका जो जन्मदाता है कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका को जो दोस्तों इसका जन्मदाता माना जाता है। तो इसको भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न आता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है तो राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है, संघ सूची में है या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है? तो जल्दी से कमेंट करना है। तो
तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में रखा गया है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या चौथी अनुसूचित, या मौलिक अधिकार, या प्रस्तावना में। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है, जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस में है दोस्तों? भारत के संविधान में। तो आपको जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। किस में देखने को मिलेगा दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जल्दी से देखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा सही नहीं है? पहला है, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग है। दूसरा आता है, 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तीसरा आता है, यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। चौथा आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G उसके महत्व को बढ़ाता है। तो जल्दी से आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से दोस्तों आपको जो है बताना है। तो इसका है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो सब सही है दोस्तों। पंचायती व्यवस्था भारत जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग, ये भी सही है। यह एक त्रिस्तरीय, ये भी सही है। और भारतीय संविधान का 243, ये भी सही है दोस्तों। पंचायती उसके महत्व को बढ़ाता है, यह भी सही है। तो कौन सा है दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन, यह जो दोस्तों 15 अगस्त 1993 दिया है, यह कब हुआ? 16 सितंबर 1991 को। कब हुआ? 16 सितंबर 1991 को दोस्तों आपको यह देखने को मिलेगा। तो 16 सितंबर 1991 की बात करें दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ। यह दोस्तों प्रस्तुत हुआ। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में दोस्तों दिसंबर 1952, लोकसभा में कब हुआ? 22 दिसंबर 1992। तथा राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ दोस्तों? 23 दिसंबर 1992 को जो है यह पारित हुआ। लोकसभा राज्यसभा से कब पारित हुआ? 22 दिसंबर 23 दिसंबर 1992 से। और राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन में और राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात 24 अप्रैल 1993 से दोस्तों यह जो है लागू हुआ। इस बात को भी आपको नोट कर लें, कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993। 15 अगस्त 1993 नहीं होगा दोस्तों, 24 अप्रैल 1993 होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 24 अप्रैल होगा अगस्त की जगह 1993। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो जल्दी से कमेंट करें। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 32। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। तो अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो कब पारित किया था? जल्दी से आपको कमेंट करना है। जनवरी 1947 में, जून 1947 में, जुलाई 1947 में, या अगस्त 1947 में। तो कब पारित किया था दोस्तों ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो इसकी बात करें तो 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी है 18 जुलाई 1947। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। यह जो अधिनियम था दोस्तों किस लिए था? भारत प्लस पाकिस्तान, इन दोनों को दोस्तों विभाजित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। और परिणाम स्वरूप जो दोस्तों 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया। तो पाकिस्तान कब बना दोस्तों? 14 अगस्त 1947। और भारत कब बना? 15 अगस्त। दोनों जो है अलग अलग राष्ट्र बने। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और उस समय जो है दोस्तों ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली दोस्तों। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है जब जो है यह अधिनियम लागू हुआ। तो आपको भी नोट करते हुए चलना है। भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए तब कौन था? क्लेमेंट एटली जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, क्लेमेंट एटली। तो अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ब्रिटेन में, जर्मनी में, रूस में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कहाँ पर किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? यह प्रश्न थोड़ा काफ़ी डिफिकल्ट है।
विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ब्रिटेन में, जर्मनी में, रूस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है दोस्तों रूस में। रूस में स्थापित किया गया था। और दूसरा बात करें दोस्तों तो यूएसए में। दूसरा कहाँ था? यूएसए में स्थापित किया गया था। सेकंड, पहला कहाँ पर? रूस में, और दूसरा कहाँ पर? यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। तो अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। तो क्या है दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य? रीसेट एंड एंशिएंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोराइज या रिकॉल ऑल मेमोरी? तो क्या है दोस्तों रैम का जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो कौन सी है दोस्तों? कोबोल है, बेसिक है, फोर्ट्रॉन है या पास्कल है? आपको जल्दी से बताना है। तो बात करें दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रॉन जो है दोस्तों विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटरी प्रोग्राम भाषा है, जिसका विकास दोस्तों किसने किया? डब्ल्यू बेकस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डब्ल्यू बेकस द्वारा जो दोस्तों इसका विकास किया गया। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों डब्ल्यू बेकस के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर किसने किया दोस्तों? आईबीएम के द्वारा 1957 में जो है इसका 1957 में इसका विकास किया गया। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। वहीं अगर हम बात करें फोर्ट्रॉन में क्या होता है दोस्तों? इन स्वरूपों का व्यापक रूप प्रयोग में लाया जाता है। इस बीजगणितीय सूत्रों में जो है इसका प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलेगा। बीजगणितीय सूत्रों में जो दोस्तों इसका प्रयोग ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप, डिस्क, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चुंबकीय टेप या डिस्क, ए और बी दोस्तों इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? तो कौन सा है? एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप या मोड? तो जल्दी से आपको कमेंट करना है कौन सा जो है दोस्तों कंप्यूटर पद नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एनालॉग जो है कंप्यूटर पद नहीं है। बाकी बाइनरी हो गया, मोड हो गया और चिप, ये तीनों दोस्तों कंप्यूटर पद है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया दोस्तों समवर्ती सूची? आपको जल्दी से देखना है। तो बात करें भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो विचार है दोस्तों कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में बात करें तो समवर्ती सूची में कितने विषय है दोस्तों? 52 विषय है। पहले कितने थे? पहले जो है आपको 47 विषय देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से है दोस्तों इसमें जो है? कुछ मुख्य विषय कौन कौन से? जैसे किसी राज्य की सुरक्षा हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, लोक व्यवस्था बनाने संबंधी कारणों से निवारक निरोध, लोक व्यवस्था बनाने संबंधी कारणों से निवारक निरोध, और विवाह और विच्छेद, यह भी किसमें है दोस्तों? विवाह और विच्छेद समवर्ती सूची में। और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको दोस्तों? वन हो गया, वन भी आपको समवर्ती सूची में देखने को मिलेगा। जन्म मरण किसमें? समवर्ती सूची में देखने को मिलेगा। सांख्यिकी और इसके अलावा दोस्तों का विद्युत हो गया, कारखाने हो गया, समाचार पत्र आदि हो गया दोस्तों। समाचार क्या क्या हो गया इसके अलावा? समाचार पत्र और पुस्तकें और मुद्रणालय, यह किसमें सब? यह दोस्तों आपको समवर्ती सूची में देखने को मिलेगा। तो अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो जल्दी से आपको कमेंट करना है कि कौन सा भाग और कौन सा अध्याय है जो संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध बताता है। तो जल्दी से बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 और अध्याय 1 में दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा? संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध देखने को मिलेगा। तो इसकी बात करें तो यह जो दोस्तों आपको जो है किसमें विधायी संबंध का आपको अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद
255 तक जो है दोस्तों आपको विदाई संबंध देखने को मिलेगा। और बात करें इसी के अंतर जो है दोस्तों अनुच्छेद 249 में जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रपति हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। राज्य सूची के विषय के संबंध में राज्य सूची के विषय के संबंध में जो राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है। यह किस में दिया गया है? 249 में दिया गया है, जो किस में आता है दोस्तों? आपका विधायी संबंध में आता है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जल्दी से, सभी को पता है भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, तो जल्दी से दोस्तों आपको जो है कमेंट करना है। तो इसमें कितने भाग है दोस्तों? 22 भाग आपको देखने को मिलेंगे। उपभाग की बात करें तो दोस्तों आपको 25 देखने को मिलेगा, लेकिन भागों की संख्या दोस्तों कितनी है? टोटल जो है 22 है। उपभाग पूछा जाए तो टोटल कितने हैं? 25 है। और भाग 9 जो दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1912 द्वारा जोड़ा गया, कौन सा? भाग 9। इसको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना। जो उपभाग है दोस्तों वो है भाग 9 को जो आपको किस में देखने को मिलेगा? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो जोड़ा गया। इसके अलावा भाग 4 को की बात करें, यह जो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा जोड़ा गया, यह दोस्तों इसमें उपभाग है। और एक दोस्तों आपको 51 को भी देखने को मिलेगा, यह भी जो है किसके द्वारा जोड़ा गया है, यह आपके लिए होमवर्क है। ये है दोस्तों इसके 3 उपभाग जो संविधान में है। मूल संविधान में कितने भाग हैं? टोटल जो है 22 भाग है। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। 51 को ये भी आपको उपभाग देखने को मिलेगा, और 9 को अनुच्छेद 9 को में भी दोस्तों आपको उपभाग देखने को मिलेगा, भाग 9 को में। और इसके अलावा दोस्तों आप बात करें, इसके अलावा आपको भाग 4 को में भी आपको उपभाग देखने को मिलेगा। तो इन सभी को दोस्तों आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है कि गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है, तो किस में है? बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश में है? तो जल्दी से बताना है दोस्तों किस में है, आपको जल्दी से बताना है। तो बात करें 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार बात करें, जो सर्वाधिक जो गरीबी देखने को मिलेगी दोस्तों कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगी, जिसका प्रतिशत कितना है दोस्तों? 93.39% आपको देखने को मिलेगा। और दूसरे स्थान पर दोस्तों आपको जो है झारखंड देखने को मिलेगा। कौन सा? झारखंड देखने को मिलेगा, जिसकी है 36.96% 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो ये है दोस्तों जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम की है? तो कितने प्रतिशत जनसंख्या दोस्तों? 35। तो आपको कमेंट करना है, जल्दी से बताना है। 65% है, 45 है, 75 है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 65%, जो है 35 वर्ष से कम है। वहीं अगर हम बात करें 50% जो जनसंख्या है वो जो है 25 वर्ष से कम है। 25 वर्ष से कम की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 50% है। इस बात को भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो बात करते हैं, अगला आता है कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, तो क्या है? सूती, कपड़ा, लोहा, जूट या कागज? तो जल्दी से आपको कमेंट करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? वस्त्र उद्योग। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिलेगा, सूती कपड़ा। तो सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई? सूती वस्त्र मिल, इसकी अगर बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1853 में होती है। किसके द्वारा की जाती है? कवासजी नाना भाई द्वारा। किसके द्वारा? कवासजी नाना भाई द्वारा जो दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। और वस्त्र उद्योग जो सूती कपड़ा उद्योग है दोस्तों, यह जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। कुल औद्योगिक उत्पादन में दोस्तों 20% जो उत्पादन होता है किसका होता है? टोटल वस्त्र उद्योग का होता है। और निर्यात कितना होता है दोस्तों? निर्यात जो है 38% इसका हिस्सा है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और इससे जो दोस्तों आपको जो है 6 से 7 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। किससे? सूती कपड़ा से। इस बात को भी आपको अच्छे से
नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि विश्व की जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। तो वह दिन था, कब मनाया जाता है दोस्तों विश्व की जनसंख्या दिवस? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई सभी को पता है, लेकिन कब से मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई 1987 को जो है दोस्तों विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 5 अरब हो गई थी। कितनी हो गई थी? 5 अरब हो गई थी। इसी दिन से दोस्तों 11 जुलाई से जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 1987 से। इस बात को दोस्तों आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न आता है कि विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ तो कब हुआ? 1990, 1998 में, 1995 में या 2000 में? तो जल्दी से आपको कमेंट करना है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, व्यापार में परिणात्मक प्रतिबंधों को हितोत्साहित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सुलझाने हेतु किसकी स्थापना की गई? गैट की स्थापना की गई। किसकी? GATT। कब की गई? कब की गई दोस्तों? 30 अक्टूबर 1947 को की गई और 15 अप्रैल 1994 को, 15 अप्रैल 1994 को कितने देशों के? 124 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी, याद रखना दोस्तों, 1 जनवरी 1995 को जो है WTO की स्थापना की गई। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को जो है इसकी स्थापना की गई। और 30 दिसंबर 1994 को जो समझौता हुआ दोस्तों, इसका समझौता हुआ विश्व व्यापार संगठन बनाने का 30 दिसंबर 1994 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो इसीलिए दोस्तों भारत को भी जो है इसका क्या बना दिया गया? सदस्य बना दिया गया। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो WTO की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। तो वर्तमान बात करें दोस्तों, कौन है इनके महानिदेशक? कौन है? तो कौन है दोस्तों वर्तमान में? नगोजी ओकोंजो आइविएला। ये क्या है दोस्तों? वर्तमान में जो है महानिदेशक है। किसकी? WTO की महानिदेशक। इस बात को दोस्तों आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। सदस्य देशों की बात करें दोस्तों तो कितने हैं? 164 जो है आपको इसमें सदस्य देश देखने को मिलेंगे। और रॉबर्ट अजुवेदा, ये जो दोस्तों इनके अध्यक्ष थे। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। तो भारत की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में दोस्तों इसका सदस्य है, 1995 से। और GATT, गैट का सदस्य कब से है? गैट का सदस्य भारत कब से है दोस्तों? गैट की बात करें GATT, इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। तो कब से है? 8 जुलाई 1948 से। कब से है? 8 जुलाई 1948 से। इन सभी को आपको नोट करते हुए चलना है। तो ये है दोस्तों प्रमुख जो टेस्ट सीरीज आज की 40 प्रश्न थे दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार जो प्रश्न है। तो इसमें आपको दोस्तों जो है आज जो है रीजनिंग के और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लगभग 10-12 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स और कुछ प्रश्न रीजनिंग के रखेंगे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको यह टेस्ट सीरीज? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी प्रकार किसी प्रश्न में त्रुटि दिखती है दोस्तों तो आपको जो है कमेंट करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।